सूर्य ग्रहण को लेकर इंडिया फर्स्ट न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है और ज्योतिषाचार्यों का विशेष पैनल आपके लिए हम लाए हैं और आपके तमाम जिज्ञासाओं को हम कोशिश करेंगे कुछ हद तक उसका समाधान कर सके। पूरे विश्व में इस सूर्य ग्रहण को लेकर काफी जो है सवाल उठ रहे हैं और भारतवर्ष में भी काफी सवाल हैं। हमारे साथ इस समय प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी मौजूद हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, लगातार आपसे हमारी चर्चा रही है इंडिया फर्स्ट न्यूज में और आपने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी जिस तरह से भारत के चीन के साथ कैसे संबंध होंगे। आपने यह भी बताया था कि विश्व पटल पे भारत का किस तरह से उदय होगा और अब ये सूर्य ग्रहण आ चुका है। आपने इससे पहले भी जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी तरह से सटीक निकली है और यही वजह है कि अब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है, इस सूर्य ग्रहण का भारत का अपने पड़ोसी मुल्क या यूं कहें दुश्मन मुल्कों पर क्या कुछ असर होगा। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चीन और भारत का युद्ध होगा, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या भारत का किस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसमें आशुतोष जी, पहली बात तो इस ग्रहण को एक सामान्य ग्रहण की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हालांकि लंबी बात नहीं करता हूँ, मैं 1946 से आता हूँ। 1946 में ऐसा ग्रहण पड़ा था। 4 ग्रहण उस समय थे और 46 के बाद भारत के स्वतंत्रता का आगाज शुरू हुआ। 1947 में फिर ये पंचग्रही ग्रहण पड़ा, फिर ये वहाँ से भारत का एक गणतंत्र भी लिखा गया, स्वतंत्रता भी भारत की आई और भारत आगे बढ़ा। फिर 1962 में ऐसा पड़ा तो चीन वगैरह ये भी रहा, कुछ हम विपरीत परिस्थिति में रहे और उसके बाद हम बहुत अच्छे उभर कर सामने आए। 73 में आया, 82 में आया, फिर एशियाड हुआ, दुनिया में हमारा नाम हुआ। तो उस तरह से ये जब भी 4 ग्रहण से अधिक ग्रहण पड़े हैं तब 1857 से भारत के लिए हमेशा लाभ हुआ है और भारत को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, युद्ध का सामना करना पड़ा है और भारत को विजयश्री की प्राप्ति हुई है। तो अभी भी जो परिस्थिति बनी है वह भी स्थिति ऐसी ही बनी है कि इस वर्ष के आप देखेंगे 6 ग्रहण का ये योग बना है, अक्टूबर तक पूरे 6 ग्रहण हो जाएंगे और उनमें ये जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, ये सबसे लंबा, सबसे बड़ा है और काफ़ी देशों में देखा जाने वाला है। तो उस दृष्टि से यदि इस ग्रहण को देखते हैं, चीन में भी पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा, भारत में होगा, म्यांमार होगा, भूटान होगा, यूरोपियन कंट्रीज होगी, अरब कंट्रीज होगी, मतलब मैक्सिमम रूप से इसने सारे उसको घेरा हुआ है। कहीं ना कहीं टाइमिंग्स कुछ कम है, कहीं ज़्यादा है, ऐसी स्थिति उसमें बन रही है। परंतु भारत के भाग्योदय के लिए यह ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में जब यह ग्रहण पड़ते हैं तब व्यक्ति के चित्त, जो अंदर की एक भावना होती, उस पर कहीं विपरीत प्रभाव पड़ता है, विपक्ष पर। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, आज आप देख रहे हैं, आज 2 साल पहले इनके साथ बहुत से लोग खड़े हुआ करते थे। आज आप 2 साल का सिनेरियो देखा, चीन के साथ कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ पाकिस्तान के। वो भी जैसी ठुकेगा पाकिस्तान भाग जाएगा क्योंकि दोनों की फितरत एक जैसी है, जैसी पिटाई होती है दोनों भाग लेते हैं। तो वही स्थिति अब इनके साथ होने वाली है। तो अब यदि आज के प्रश्न आपको मैं लेता हूं तो उस प्रश्न में भारत को, चीन को और पाकिस्तान को लेते हैं तो ये ध्रुवीकरण 3 में नहीं होगा, क्योंकि भारत के साथ जो ग्रहण पड़ रहा है ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में 6 ग्रह भी बकरी स्थिति में हैं, तो इसलिए भी ये भारत का साथ दे जाएंगे। तो पूरी दुनिया भारत के साथ धीमे धीमे आएगी और जो परिस्थिति होगी वह भारत के पक्ष में होगी। नुकसान अवश्य थोड़ा होगा, लेकिन अंतोगत जीत होगी और शांति की स्थापना होगी। तो आचार्य जी, इसका आंकलन किया जाए कि जिस तरह से नेपाल भी, वो भी चीन के सुर में सुर मिलाता दिख रहा है। हमारा ऐसा मुल्क जिसके हमारे न केवल सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं बल्कि धार्मिक आधार पे भी वो भारत से काफी उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी वो चीन की भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान तो खैर हमेशा से हमारा दुश्मन रहा था। तो होगा क्या, क्योंकि क्या चीन अपनी भारत की सीमाओं को लांघेगा और फिर क्या सिर्फ हम शांति स्थापित करेंगे या फिर चीन को वाकई में एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो भविष्य में कभी ऐसी जरूरत ना कर पाए। देखो, भारत के सीमाओं की सुरक्षा का जहाँ तक विषय है तो अक्सर चीन भी भारत का होने वाला है, तिब्बत भी भारत का होने वाला है। और जहाँ तक आप नेपाल की बात कर रहे हैं, इस नेपाल में सिर्फ ये प्रधानमंत्री, वहाँ एक माओवादी पार्टी आके बैठी हुई है, वो चीन की शरण स्थली वाली पार्टी है, तो वो जो चीन बोलेगा वही करेगी। लेकिन वहाँ की जनता को देखते हैं तो जनता विद्रोह की परिस्थिति में आज है, चुनाव यदि होता है तो वहाँ ये हार जाएंगे। तो वर्तमान परिस्थिति में इतनी नेपाल में भी दम नहीं है कि वो आपसे लड़ाई लड़ सके, पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान से भी चीन ही लड़ेगा, नेपाल से भी चीन ही लड़ेगा। चीन वहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं देख रहा है, मैं यहाँ इंडिया पर अटैक कहाँ से करूँ, तो तीनों अटैक चीन की तरफ से भारत पर होंगे।
लेकिन जो परिस्थिति ग्रहों की बन रही है उस परिस्थिति में चीन खुद ही अपनी चाल में फंस जाएगा। चीन खुद ही 10 देश कई जगह से गिरा हुआ है, तो वहां से भी उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाएंगे। तो आज की जो परिस्थिति है चीन के लिए बहुत बेकार परिस्थिति है और भारत के लिए भी विपरीत परिस्थिति, क्योंकि यहाँ भी चीन के मानने वाले इंडिया में कोई कम नहीं है। आज शाइन वाग पूरा चीन का फंड था, आज कांग्रेस जिस तरह से बुगल बजा रही पूरा चीन के फंडिंग पे बजा रही, बाकी फ्रंट पार्टी जो है वो सब चीन की ही पार्टी है। तो ये आज भारत का विरोध उन्होंने शुरू कर ही दिया अंदर ही। मुझे तो कई बार अच्छा जी समझ में नहीं आता है कि विपक्षी दल और खासतौर पर जिस तरह सोनिया गांधी का स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने पूछा कि क्या हमारी खुफिया एजेंसियां फेल हो गई थी, खुफिया रिपोर्ट फेल हो गई थी, तो वहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी की खुफिया एजेंसी लगी हुई है? वो तो खुफिया एजेंसी हमारे देश की है। अगर कुछ उसमें अच्छा होता है या बुरा होता है, फेलियर होता है, पास होता है, तो पूरा देश का है, वो किसी एक पार्टी की कोई सेना थोड़ी है। अगर और उसके बावजूद इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है हमारी खुफिया एजेंसीज पे, जो अपनी जान जोखिम में डाल के किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से अपने घर परिवार को छोड़कर अपने देश के लिए आन बान शान के लिए वहां पर टिके हुए हैं आचार्य जी, उसके बावजूद भी गुमनामी की जिंदगी। बिल्कुल गुमनामी। दूसरा, आज चीन को भारत से कुछ भी लेना है तो कांग्रेस को प्रश्न दे देती है, वो लोकसभा में उठा देते हैं, उनको उसका आंसर मिल जाता है, लेफ्ट वेट को दे देते हैं। आज विपक्ष जो भूमिका निभा रहा है वो देश के विपक्ष की नहीं निभा रहा है, लोकसभा के वो पूरे देश का ही विपक्ष बन के खड़ा हुआ और चीन के साथ खड़ा हुआ है। आज आप चीन के पास पूरी दुनिया के डेटाज आज हैं, उसने जिस तरीके से कोरोना को फैलाया, अमेरिका भारत की क्या बातचीत चल रही है, भारत के रूस से क्या संबंध बन रहा है, उसी दहशत में था कि भारत का प्रभाव जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है उस तरह से ही इसकी हालतें खराब हुई और खराब होने के बावजूद उसने फिर ये एक भारत के ऊपर अटैकिंग का कार्य किया है ताकि भारत भय से डर जाए और उसके साथ आना शुरू कर दे। क्योंकि साथ आने में भी कोई इससे भलाई तो है नहीं, और भारत चूंकि आने वाले समय में जन्म कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। तो सारी जो परिस्थिति मूव कर रही है भारत के पक्ष में ही आएगी। विपक्षी दल वगैरह चाहे कुछ भी करें, क्योंकि जो अंदर पाप भरा होता है वो निकल के तो बाहर आता है और उसके बाद ही सफाई होती है। तो जितने भी आतंकवादी, अब शाहीन बाग वगैरह में देखा, दिल्ली में आपने देखा, बॉम्बे में आपने देखा, कितने अपराधी बाहर आ गए निकल कर। तो मानसिकता तो मालूम पड़ गई। पार्टियों में कितने लोग भारत के गद्दार हैं ये भी इनके प्रश्नों से मालूम पड़ गया कि सिर्फ गद्दारी कर रहा हूं। यही कारण है कि बीजेपी लगातार बढ़ रही है। अब 400 के बाद 51-57 पर उलट गए, वो अब लगातार बढ़ रहा है। तो जनता इस चीज को समझ रही है, ये कन्फर्म है। तो अब जो आज के ग्रहण को देखते हैं, भारत की कुंडली को देखते हैं, चीन की कुंडली को देखते हैं, नेपाल और पाकिस्तान को देखते हैं, तो वहां पर भारत के साथ देने वाले लोग बहुत होंगे और भारत उस तरह से इन पर चारों तरफ से चीन पर हमला होगा। इंडिविजुअल यदि देखते हैं तो इंडिविजुअल में भी भारत चीन से किसी भी स्थिति में कम नहीं है, क्योंकि जब परिस्थिति होती है आमने सामने की लड़ाई की तो वहां पर मनोबल काम करता है। तो वहां पर भारत की विजय सुनिश्चित है कि कौरवों के पास कितनी बड़ी सेना थी, पांडवों के पास कितने कम लोग थे, इसके बाद भी पांडव जीते। राम को कहां से कहां तक पैदल जाना पड़ा, पैदल के बाद वो जो शक्ति संपन्न पूरा रावण था उसको हरा के आए। तो ये युद्ध बुद्ध में ये सब चीजें काम नहीं करती कि हमारे पास इतने टैंक है, इतना वो, इतनी सेना, वहां नहीं आता। वहां जिसका मनोबल तेज है वो निपटा देता है। और आज चीन इस स्थिति में नहीं है कि वो भारत से टकरा पाए, क्योंकि अभी आंतरिक कलह का योग है और चीन खुद ही 3 भागों में भी बंटने वाला है 2-1 साल के अंदर। तो वहां पर स्थिति बिगड़ चुकी है। अच्छा जी, जब आप इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं तो काफी जो दर्शक हैं वो हमें कमेंट करते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में चीन एक महाशक्ति है, वो अमेरिका को ललकार रहा है। जहां पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है, वहीं चीन जो अपनी रक्षा बजट को आगे बढ़ा रहा है, अपनी सेनाओं को सीमा लांघने के लिए आदेश दे रहा है। तो ये परिस्थिति जो दिखती है और जो आप ज्योतिष की जो भविष्यवाणी है वो कहीं पे भी उनको मैच नहीं करते दिखते। तो ये थोड़ा समाधान कीजिए। उसके समाधान में ये, जैसे दुर्योधन को क्या घमंड था, पितामह मेरे साथ में है, कर्ण मेरे साथ में है, कृपाचार्य, सारे उसके साथ में इतने लोग थे, योद्धाओं को लग रहा था मैं सब कुछ कर लूंगा। और उसी अहंकार में वो लगातार पांडवों को प्रताड़ित करता रहा, पांडवों के पास कुछ नहीं, पांडवों के पास कुछ नहीं। तो सेम जब आपके अंदर विज्ञान बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, तब आप इस प्रकार के अति उत्साह में सारे काम करना शुरू कर देते हो। और अल्टीमेट फिर होता यही है कि जो शुद्ध, शांत और सामान्य हृदय का व्यक्ति है वह इसमें जीत जाता है। तो ऐसी परिस्थिति जब सामान्य घटनाओं की होती है, उसी हिसाब से जो एनालिसिस होता है, ज्योतिष में भी वैसे ही एनालिसिस होता है कि आज आप किस तरह से अटैक कर रहे हो। अंत में 2 योद्धा लड़ते हैं,
कंस लड़ता है, कृष्ण लड़ते हैं, आखिरी में कंस हारता है, राम लड़ते हैं, रावण लड़ते हैं, क्योंकि वहां जाकर अंत में सत्य की विजय होती है। आपको पहले से विजय दिखाई नहीं देती है, लेकिन बिल्कुल आखिरी का जो नेक टू नेक पॉइंट आएगा वहां पर जो व्यक्ति है शुद्ध मन का, वह व्यक्ति जीत जाता है। ठीक, भगवान फिर वही साथ देना शुरू करते हैं। तो अब जो परिस्थिति जिस तरह से बन रही है वो परिस्थिति ऐसी ही है, और ज्योतिष का आकलन ऐसे ही होता है। जो शुद्ध शांत सात्विक होता है उसी की विजयश्री की प्राप्ति होती है। सदियों से चला है, चाहे दुनिया का कोई इतिहास देख लें और चाहे किसी भी परिस्थिति को देखें। तो ज्योतिष का जो आकलन होता है उस दृष्टि से आकलन होता है कि अति उत्साह में कौन है, बहुत बलवान कौन है, उसको देखकर ज्योतिष कभी गणनाएं नहीं करता है। उसकी गणना सत्व के ऊपर होती है, क्योंकि सत्व की जीत सदैव होती है। रजस जो होता है, जैसे अभी रजस पनप रहा है वहां पर रूस में, तो रजो प्रवृत्ति जब बढ़ती है तो व्यक्ति भौतिकवादी में बहुत आगे बढ़ जाता है। और जब तमस बढ़ता है, जैसे पाकिस्तान में तमस बढ़ रहा है, तो वो खुद ही नष्ट हो जाता है। तो जब रजस बढ़ता है तो आपसी विवाद से रजस नष्ट होता है, क्योंकि अच्छे अच्छे परिवार आपसी घर की कुटुंब कलह से ही डूबे हैं, तो वह होता है रजस प्रकृति के साथ। तमोगुण के साथ व्यक्ति ऐसी हरकत करना शुरू कर देता, खुद ही का पैर खुद ही काट लेता, समझ में नहीं आता, उसके लिए हमने कुल्हाड़ी अपने पैर पे गिरा ली। वो जो सत्व प्रकृति का व्यक्ति होता है वो आपसी संभाव वाला व्यक्ति होता है, सबको लेके चलने वाला व्यक्ति होता है। तो अंत में फिर जो व्यक्ति कूल रहेगा, जीत उसी की होती है। तो यही कारण है कि भारत की जो कुंडली है अन्य देशों की तुलना में इसलिए भारी पड़ती है। तो मैं जो बार बार कैलकुलेशन करता हूँ उस बेस पर करता हूँ, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान की कैलकुलेशन की कि बालाकोट का तक मैंने डाला था, पिटे वहां पर जाके। तो जो इनके साथ स्थिति हुई गंभीर ही हुई, और अभी भी जो परिस्थिति चीन के मुझे भी याद है आचार्य जी, 2 साल पहले के प्रोग्राम में आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। और आपने स्पष्ट करके बोला था कि धारा 370 या 35 से हट जाएगी। वो एपिसोड दर्शकों आप YouTube पर भी देख सकते हैं आचार्य जी का, और कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल जो भविष्यवाणी की गई थी, जो ज्योतिषीय गणना की गई थी, वो पूरी तरह से 100% सही भी निकली थी। आपको उस समय याद होगा कि कश्मीर के तमाम जो अलगावरी नेता हैं उन्होंने कहा था कि बारूद का ढेर है, अगर धाराएं हटी तो हिंदुस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब वो चूहे की तरह बिल में कहीं छुपे हुए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और धारा 370 और 35 से अब एक इतिहास बन चुका है। आचार्य जी, लेकिन अगर स्पष्ट शब्दों में पूछें आपसे, तो क्या चीन और भारत के बीच युद्ध अवश्यंभावी है, होकर ही रहेगा, या फिर वो गीदड़ भपकियों का ही खेल रहेगा? क्योंकि ये गीदड़ भपकियों के खेल में भी हमारे कई जवान शहीद होते हैं। नहीं, इसमें तो अभी की जो परिस्थिति है इसमें युद्ध तो अवश्यंभावी है, युद्ध अवश्य होगा। हाँ, चीन की दुर्गति इसमें सुनिश्चित है, और यह समय अक्टूबर से पहले का ही आ रहा है कि इसमें चीन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इसकी शुरुआत आज जो ग्रहण पड़ा है इस ग्रहण के बाद से होगी, क्योंकि ये ग्रहण चीन के लिए ग्रहण बनकर ही आया है। ये काल के रूप में चीन को ग्रसित करेगा। आर्थिक रूप से टूटेगा चीन, मानसिक रूप से टूटेगा, व्यक्तिगत उसके घरों में भी टूटेगा, और पूरी दुनिया से जिस तरह से उसने एक हड़प नीति की तरह काम कर रहा था वहां से भी मारा जाएगा। छोटे छोटे देश, अब देखा आपने, जापान ने भी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये भी इसके खिलाफ हो गए। तो ये एक घटनाक्रम ही ऐसा है कि अक्टूबर तक की परिस्थिति चीन पर यदि आपको अटैक करना है तो अक्टूबर तक का समय ऐसा है कि चीन कुछ भी नहीं कर पाएगा परिस्थिति जन्य। और वही स्थिति आज बननी भी है कि चीन अक्टूबर से पहले कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति का उसे सामना करना पड़ेगा। एक बात और उठ रही है लगातार सवालों पे, खासतौर पर सोशल मीडिया में, कि जब पाकिस्तान ने हिमाकत की पुलवामा की, तो भारत ने एयर स्ट्राइक किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद से पाकिस्तान डरा सहमा है। अब चाइना ने भी तो कहीं ना कहीं हमें काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, हमारे काफी जवान शहीद हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत अभी भी चाइना के अगले कदम का इंतजार करेगा, या चाइना ने तो अपना कदम उठा लिया, अब भारत को पलटवार करने की बारी है? अब जो परिस्थिति बन रही है, देखो, एक तो पुलवामा कब हुआ था और उसके बाद एयर स्ट्राइक कब हुई, एक टाइम लगा काफी समय। आज हम पाकिस्तान के खिलाफ हम पूरा एक नक्शा हमारे पास तैयार है, हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हैं। चीन के खिलाफ कभी हम इस तरीके से लड़ने की कोशिश नहीं करते थे, और हम अपनी सीमाओं में रहना पसंद करते हैं, जो भारत का एक इतिहास रहा है। भारत का चीन का सिर्फ अक्साई चीन है और तिब्बत है, ये भारत में होने वाले हैं। तो भारत उसी के लिए प्लानिंग किए बैठा हुआ है, और अभी जो उसने हरकत की है, इस हरकत का जवाब उसको उसी की स्टाइल में मिलेगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। अब थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी कोरोना के महामारी से हम निकले हैं, और जो देशकाल परिस्थिति ये चल रही थोड़ी सी कमजोर चल रही थी। बस 15-20 दिन का इसमें आप इंतजार करें, इसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। सिर्फ 15-20 दिन? हाँ, लंबा टाइम नहीं। मैं तो सोच रहा था आचार्य जी, आपने कहा कि वक्त लगेगा, तो मुझे लगा कुछ महीनों की आप बात करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में आचार्य जी आपसे ये परामर्श भी, और मैं ये भी चाहेंगे कि आप किस तरह से भारतवासियों के लिए आह्वान करेंगे
कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती, क्योंकि कई हमारे इस तरह के लोग हैं जो हतोत्साहित करते हैं, हमारे देश में रहते हैं और ऊर्जा का संचार ना करते हतोत्साहित करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था देखिए, भारत की देखिए, आप इस तरह से जोशीले भाषण दे सकते हैं लेकिन हकीकत कुछ और है, आप अपने पहले घर को सुधारिए, चीन से तो अब अमेरिका भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चीन आधारित है, चीन के काफी जो माल है, रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो भारत वर्ष के बाजार में घुसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आचार्य जी कितना रियलिस्टिक अप्रोच है जो आप कह रहे हैं कि हाँ भारत मुकाबला भी करेगा और जीतेगा भी? देखो, ये मूर्खों की बातें हैं। आज हमें इन चीज़ों की, चीन के सामान की आवश्यकता क्या है? आज यदि आप गिफ्ट देने जाते हो, गिफ्ट कभी आप अपने एक जन्मदिन बच्चे का मनाना और गिफ्ट देखना, आपको 80% आइटम चीन के मिलेंगे आपको। बच्चे की गाड़ी, बच्चे की, अरे नहीं देने की जरूरत है ना। हमारे यहाँ आवश्यकता है, आज हम धन की आवश्यकता होती है। हम जब भी कोई धार्मिक कार्य करते थे, धन देने की सबसे बड़ी विशेषता होती थी, धनी लक्ष्मी उसको दी जाती थी। हम क्यों चीन के आइटम्स को लेके आ रहे हैं? इनकी हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है? आज आपको भगवान कृष्ण ने संदेश दिया, गाय पालो, खाना खा लो, पेट भर लो और मजे में रहो। लॉकडाउन में पड़ा आपका घर में कितना खर्चा हो गया? यदि आप ईमान के चलें 2 साल और आपका लॉकडाउन बना रहे और आप घर में यही खाते पीते बने रहे, तो भी आपका पैसा खर्च होने वाला नहीं है। आपका पैसा सिर्फ भोग विलास और अंटे की चीजों पर खर्च होता है। आज आप चीज लेके आए, लोग अभी मैंने देखा वो पत्ते बांटने के लिए उसने एक मशीन बना दी, वो पत्ते बांट रहे हैं उसकी आपको क्या आवश्यकता है? जो आप है, तो इन जो सब चीजें हैं ये अनसंट चीजें हैं जिनका कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। लाइफ की स्टाइल को देखें तो उन चीजों को बहिष्कार करते ही चीन ढेर हो जाएगा। और बाकी जो चीजें आपको चाहिए भगवान खुद व्यवस्था करते हैं। बच्चा गर्भ में आने से के साथ ही दूध की व्यवस्था हो जाती है जी। तो आप इस देश में कभी भी भूखे नहीं मर सकते हैं। इस देश में कभी कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। ये उनका प्रोपोगंडा होता है विपक्ष का कि भूखे मर गया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता कभी भी, क्योंकि भारत में तो भगवान ही सत्ता को चलाते हैं। तो आप उसके अनुरूप ही यदि रहेंगे, अपनी आवश्यकताओं को आप कम कर देंगे, और जो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो देखकर प्रभावित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हम भी चीज लेकर आए, तो उस प्रवृत्ति पर यदि आप कंट्रोल कर देंगे तो चीन धराशायी हो जाएगा और आपको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। और जितनी भी आपको आवश्यकता होती है, आज आप मोबाइल की आवश्यकता है, मोबाइल इंडिया में बन रहा है, लैपटॉप की आवश्यकता है, लैपटॉप इंडिया में बन रहा है, कपड़े की आवश्यकता है, कपड़े इंडिया में बन रहा है, खाने की आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार के खाने इंडिया में, कार आपको चाहिए, इंडिया में कार बन रही है, हवाई जहाज चाहिए, इंडिया में हवाई जहाज बन रहा है, पंखे चाहिए, लाइट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सब चीज़ें तो इंडिया में बन रही है। बस ये हो सकता है 100 रुपए की चीज़ आपको 150 में मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप धैर्य रख के अपनी चीज़ों को खरीदना शुरू कर दें, तो आप उस लोभ में ना जाएं। एक एक घर में आज 4-4 कारें रखी हुई हैं। झुग्गी में आप चले जाओ, 10 लोग हैं, 10 मोबाइल हैं, 2 लाख रुपए के मोबाइल आपको वहीं मिल जाएंगे। तो इन सब चीजों पे यदि आप कंट्रोल कर डालेंगे, और पूरा होता नहीं है 1 साल के बाद लोगों में चस्का लगाओ फिर मोबाइल चेंज करेंगे। तो ये जो चेंज वेंज करने की प्रवृत्ति है, प्रकृति इसको ही आई है इन सब चीजों को लेकर कि आप इनमें सुधर जाओ। कोरोना जैसी महामारी प्रकृति की आपदाएं होती हैं, आप यदि अपने लाइन से हट जाएंगे तो प्रकृति आपको इस तरीके की बीमारी है, इस तरीके की विध्वंस स्थिति का सामना कराती है और आप वापस सुधर के सामने जाते हैं। तो अभी आप जो बोल रहे हैं कि इस पर इतनी आत्मनिर्भरता है, आपकी आत्मनिर्भरता कुछ भी नहीं है। यदि आज आप खुद ही शाम को बैठ जाना कि मुझे चीन की कितनी चीजों की आवश्यकता है, आज दिन में मेरे परिवार के लिए कितनी आवश्यकता है, तो आपको चीन का एक भी सामान दिखाई नहीं देगा। तो आपको आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि आपको किस किस सामान की आवश्यकता है। देश के लिए 2 साल आप खरीदारी बंद नहीं कर सकते। आपको अपनी चीजें चाहिए, जो भी चाहिए इंडियन चीज ले लो, इंडिया का पैसा आएगा, इंडिया में टैक्स जमा होगा, इंडिया की स्थिति समृद्ध होगी। ये आपके दिमाग में नहीं घुसता है। भारत के लिए जब एक सैनिक वहां 0 डिग्री माइनस टेम्परेचर पर मरने को तैयार बैठा हुआ है, शहादत देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो आप इतनी शहादत नहीं दे सकते घर में बैठ के, और नहीं दोगे तो आप भी कुत्ते की मौत मरोगे। ये पक्का है। ज्योतिष में इस गणना बहुत अच्छी होती है। यदि आपने किसी व्यक्ति को धूर्तता के साथ साथ दिया, आप मारे जाओगे। आपने अपने सैनिक का विद्रोह किया, आप मारे जाओगे। मेरे पास एक ऐसा उदाहरण है कि जिस व्यक्ति के सेना में वो व्यक्ति था, कारगिल में मारा गया था, उसके घर में भोपाल में चोरी हुई थी और एक पुलिस वाले ने उसकी पत्नी से रिश्वत ले ली थी। आज उस पुलिस वाले का नाम लेने वाला नहीं है। 7 लड़के थे, 7 मरे हुए हैं। अब नाम मैं उसका नहीं बताऊंगा, हो तो पता कर लेना। तो ये स्थिति एक सैनिक के साथ गद्दार करने की इसकी हो गई थी पुलिस वाले की। और यही होता है कि एक सैनिक मारा जाएगा तो ये मान के चलें कि आपके घर में भी ऐसी स्थिति निर्मित कहीं ना कहीं हो सकती है। तो आपको भी उस सैनिक की रक्षा के लिए यहाँ बैठकर संकल्प लेना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, उसकी रक्षा के लिए आपको भी दान वान करने होंगे।
क्योंकि जब हम पितृदान पिंडदान कराते हैं तो हम देश के सैनिकों के लिए भी उसमें पिंडदान कराते हैं, जाने अनजाने लोगों के लिए भी कराते हैं, जिससे हमें उम्मीद होती है हम उसके लिए पिंडदान कराते हैं। जब आप पिंडदान कराओगे तो पंडित आपसे ये सब चीजें बुलवाएगा। तो जाने अनजाने ये सब वही लोग होते हैं जो सैनिक हमारे लिए मरे हैं, अर्थात हमारे बच्चे थे और हमने उनके लिए पिंडदान नहीं किया तो हम भी मारे जाएंगे। तो वो आपका सैनिक जो बैठा हुआ है वो दूसरे का बच्चा नहीं, वो आप ही का बच्चा है, तो आपके देश के लिए मरा है, तो आपको उसके लिए भी जिंदा रहना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे बहुत दो टूक शब्दों में निवेदन यही है कि इन सब मोह माया को छोड़ो और ये मत बोलना कि पड़ोसी आपका क्या कर रहा है, पड़ोसी भाड़ में जाए। मुझे पता है 30 करोड़ जनता आज चीन के साथ में बैठी और इसकी दम पर चीन उलझता रहता है। आधा विपक्ष चीन के साथ में, इसलिए चीन इतनी दम भरता है कि हम इंडिया की हर चीज़ों को गोपनीय रूप से निकलवा लेंगे, RTI लगा के निकलवा लेंगे। पर आप चिंता नहीं करें, दुनिया में विजय उसी की होती है जिसके साथ सत्य होता है। ये भारत का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है। आज अब जिस तरह से इस्लाम फैल रहा था, आज इस्लाम को कोई नाम लेने वाला नहीं, 50 साल से कहीं इस्लाम नहीं फैला है। और एक स्थिति थी कि इस्लाम पर डे लाखों में कन्वर्ट होता था, वो 50 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। 25-50 साल में पूरा ईसाई फैल गए, लेकिन अब कोई नहीं फैल रहा है। अभी सब नष्ट होने की कगार पे हैं और सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। आपको अपना धर्म बचाना है, देश बचाना है, परिवार बचाना है, ये संकल्प लें और आज ही आप लिस्ट बना लें कि आपको कितनी चीजों की आवश्यकता रहती है। उसके अलावा आप खर्च नहीं करें तो आप पैसा भी बचाएं, क्योंकि हम सरकारों पर जिंदा नहीं रहते हैं भारत के लोग, हम अपने आप ऊपर जिंदा रहते हैं। यही कारण है कि इस तरह की महामारियों से हम निकल के बाहर आ जाते हैं। और सत्ताओं के भरोसे जो रहती है, जो पूरी दुनिया, चीन सत्ता के भरोसे वहां का आदमी, अभी चीन को की इकोनॉमिक स्थिति धराशायी होगी, करोड़ों बेरोजगार होकर उस को खा जाएंगे। इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि चीन का अंदर जो कलह होगी, उसमें विभाजन होगा, उसके पीछे कारण यही है कि चीन की आर्थिक स्थिति टूटी तो चीन की जनता ही चीन को खा जाएगी। जिस तरह से बिच्छू के बच्चे बिच्छू को खा जाते हैं, वैसा ही चीन के साथ होने वाला है। और भारत के बच्चे, भारत के मोदी के ऊपर कोई निर्भर नहीं है कि मोदी हमारा भला करेगा। हमारे पास अपनी इकोनॉमिक स्थिति है। आज झुग्गी वाले के घर में 2 साल का पैसा उसके पास जमा होगा, 2-2.5 लाख रुपए, उसका जो भी खर्च होना होगा। और ठीक है, सरकार उतना काम करती है, छोटे लोगों के लिए काम करती है, उतना काम सरकार कर रही है, उससे हमारा चल जाएगा। तो भारत की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो अलग किस्म की है, दुनिया की अलग किस्म की है। तो हम भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार चलें, भोग विलास से दूर रहें, लोग प्रलोभनों से दूर रहें। आपका दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। और इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ, भारत विश्व विजय की तैयारी कर रहा है। आप लिख के रख लें कि 2025 में यदि घोषणा ना हो जाए, आपको खुद न लग जाए, तो मैं भी ज्योतिष छोड़ दूंगा। तो ये परिस्थिति बिल्कुल ऐसी निर्मित हो रही है और आप मनोबल बनाकर रखें और फालतू चीजों का विरोध करें, आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आनंद की प्राप्ति होगी। अच्छा जी, आपने ये भी भविष्यवाणी की थी कि भारत संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें जल्दी सदस्य बनने जा रहा है। और दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से भारत ऐसे क्रूशल मौके पर भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बना लिया गया है, अस्थायी सदस्य बना लिया गया है। और बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं कि भारत स्थायी सदस्य भी बन जाए। अजय जी, एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से हमारे जो सेना के जो जवान शहीद हो रहे हैं, और आपने बहुत बड़ी बात भी यहाँ कही है और एक अपील भी की है कि वो जवान जो है हमारे ही हैं, कोई वो नौकरी करने नहीं गए, अपने देश की रक्षा करने के लिए गए हैं। नौकरी करने के लिए तमाम नौकरियां देश में भी मौजूद हैं, लेकिन जिसके अंदर जज्बा होता है वहां पर पहुंचता है। अब मौजूदा परिस्थितियों में राजनेताओं को भी, क्योंकि आपने देशवासियों के लिए जरूर अपने समझाइश दी है, राजनेताओं से भी आप क्या अपील करेंगे इस मौके पे? राजनेताओं से अपील तो मेरी यही है कि आप देश के लिए सोचना शुरू करें, अन्यथा फिर आपके यहाँ भी लल्लू पप्पू ही पैदा होंगे। यदि आप गलत तरह से आप सोचना शुरू करते हैं देश के खिलाफ, तो आपके घर की जो जनरेशन होती है वो गलत होती है। आप चिंतन करते हैं कि मेरे यहाँ 7 पीढ़ी का मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, बच्चा कामयाब हुआ नहीं हुआ, कामयाब हुआ नहीं हुआ, तो 100% है कि जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, आपके घर में बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे और आपका वो पैसा 7 पीढ़ियों में खर्च हो जाएगा। पैसा 7 पीढ़ियों तक कभी नहीं चलता, 3 पीढ़ियों में नष्ट हो जाता है। आप किसी का भी इतिहास उठा के देखें। तो नेताओं से भी मेरा बहुत ही निवेदन है कि आप इस देश को लूटने के स्थान पर योजनाएं अच्छी बनाना शुरू करें। आप फालतू गेहूं सड़ा देते हैं, गेहूं सड़ाने के बाद उस पर जो 2-2 हज़ार करोड़ की कालाबाजारी कर लेते हैं, ये गलत नहीं है, आपके लिए सत्यानाश का कारण बनेगा। इस प्रदेश में बहुत सारी रोडें ऐसी जो साफ हैं, फिर उसके ऊपर लगा देते हैं। आपको नीतियां बदलनी होंगी। सुरक्षा हर व्यक्ति के सामने होना चाहिए। आज एक व्यापारी व्यापार करता है, उसका पैसा सुरक्षित नहीं रहता, लोग उसके उधारी खा जाते हैं, उसके लिए आपको नियम बनाना चाहिए। आज आपके घर में एक छोटे सा सीलन भरी मकान टपक रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर वाले से शिकायत करते हैं, शिकायत नहीं सुनता है, कोर्ट में जाते हैं, सालों तक केस चलता है। इस तरह के कोर्ट केसों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। तो देश जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह के बहुत फास्ट करने की आवश्यकता है, कानूनी बदलावों की आवश्यकता है। और आपको वहां इसलिए बिठाया है कि जो समस्याएं आती हैं इनके कानूनी बदलाव को करें, देश के कानून को सशक्त बनाएं।
शत्रु हावी ना हो पाए उसकी आप व्यवस्थाएं करें। इस तरह से जो विपक्ष की पार्टियां विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय पड़ोसी देश के लिए आपकी खबरें भेज रही हैं, उनकी आप व्यवस्थाएं करें। तो नेताओं से मेरा निवेदन ये है कि आप इन सब चीज़ों को हटकर देश के बारे में सोचें, चाहे विपक्ष में हो चाहे कोई हो। आज अब एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा था, शायद राहुल गांधी ने अमेरिका के किसी राष्ट्रपति से बात की, सत्य नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन संदेश उसका अच्छा है कि उस व्यक्ति ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया कि देश की बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। मतलब उसने इसकी बात ही नहीं सुनी। इसका मतलब कन्फर्म है कि वो व्यक्ति देश के लिए जी रहा है। आज आपका एक छोटा सा उदाहरण जापान का। जापान को जब अमेरिका ने संतरे भेजे नागासाकी पे बमबार्डिंग करने के बाद, गवर्नमेंट का करार था, जनता ने एक संतरा नहीं खरीदा मीठा होने के बावजूद। जनता कितनी हो रही, और आज आप धराशायी कर दी अमेरिका को, आज की इकोनॉमिक की स्थिति बढ़ गई। तो वहाँ हमारी जो ड्यूटी बनती है देश के प्रति बनती है। इसलिए राजनेताओं को अब देश के बारे में सोचना चाहिए कि देश को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। चाहे आप विपक्ष हो चाहे कोई हो, हम विपक्ष हैं भारत के लिए, दुनिया के लिए विपक्ष नहीं है। और यहाँ जब एक की बात आई तो हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे, और वैसे भी नहीं लड़ोगे तो नष्ट हो जाओगे आप। कुदरत आपका वसूल वो करने वाली नहीं कि आपको बर्दाश्त करेगी। घर में ऐसे बच्चे पैदा होंगे या तो शादी नहीं होंगी या वंश आपका टूट जाएगा, या फिर दूसरे के वंशजों के नाम ले लेके जिंदा रहोगे। जैसे आज मुगल काल के लोग जिंदा हैं, लोटे बताते रहते हैं कि हम मुगलों के वंशज, ये उनका लोटा है, ये उनका, ऐसे ही आप भी बनते चले जाओगे। तो उस तरह से सुधरो, सुधरने के बाद देश के साथ रहो, तब देश की तरक्की होगी। और नहीं तो देश तो खुद ही पैदा कर रहा है बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, आप कब आउटडेटेड हो जाओगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो उस तरह से सुधार की बहुत आवश्यकता। और उसी तरीके से IAS IPS जो गलत तरीके से आप पैसे कमाने के लिए नेताओं को साथ देते, साथ देना बंद कर दो। क्योंकि किसी मंत्री में हिम्मत नहीं है कि ट्रांसफर करा दे, आदेश निकलता है IAS के हाथ से। IAS नहीं चाहेगा, मंत्री काम नहीं करा सकता है। तो ये भारत की व्यवस्था है, तो आप उस चीज़ पर अडिग रहें। तो देश के पक्ष में सोचना शुरू करो, तब बहुत अच्छी जल्दी से हम आगे बढ़ जाएंगे। और आपका भी योगदान देश को बढ़ाने में होगा। अन्यथा आप भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचारी कहलाओगे, बुढ़ापे में आप कहाँ आत्महत्या करते फिरोगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरा कड़ा संदेश था। पर शांत मेरा संदेश ये है कि हर देशवासी के लिए देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए उठना चाहिए, और देश के लिए ही सारे काम करना चाहिए। आप खाना खाते हैं तो देश के लिए खाते हैं, कमाते हैं तो देश के लिए कमाते हैं। आपकी तरक्की है तो देश की तरक्की है, और आप डूब गए तो सब डूब गया। तो वो परिस्थिति इसमें बन जाएगी। बिल्कुल, सूर्य ग्रहण का भारतवर्ष पर एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा। और हमारे दुश्मन मुल्क आचार्य जी आपने बताया, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने होंगे। आचार्य जी ने यह भी बताया कि चाइना से युद्ध जो है वो अब उस स्टेज में पहुंच गया जिसे टाला नहीं जा सकता है। ये बड़ी बात यहाँ पर आ रही है। कहीं ना कहीं भारत बहुत बड़ा पलटवार जरूर करेगा। आचार्य जी, ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पे जाने वाले हैं। रूस का दृष्टिकोण भारत के प्रति कैसा रहेगा, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट मुल्क है और चाइना भी कम्युनिस्ट मुल्क है, दोनों की बड़ी सीमाएं हैं। चाइना और रूस के बीच में जो है एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। ऐसी स्थिति में रूस जो कि हमारा सबसे पुराना दोस्त है, अगर कुछ इस तरह के युद्ध के हालात बनते हैं तो रूस भारत के साथ रहेगा या चाइना की तरफदारी करेगा या तटस्थ रहेगा? रूस कितना ही दोस्त हो जाए, चीन पर वो भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन हमेशा से ही गद्दारी करता रहा है। अब तात्कालिक परिस्थिति में रूस को चूंकि अब एक होकर सारे काम करना, पुतिन जो व्यक्ति हैं वो एक अलग व्यक्ति हैं, और उनके उसमें देश बढ़ भी रहा है, सारी चीज़ उनकी ठीक भी हैं। और भारत के जिन संबंधों की बात करते हैं, वहाँ रूस भारत के संबंध बहुत मजबूत रहेंगे। रूस शांति के साथ देखता रहेगा, चाहे भारत के साथ आए या ना आए, लेकिन चीन के साथ भी नहीं जाएगा। और वहाँ चीन अकेला पड़ेगा। और चीन का कम्युनिज्म और रूस के कम्युनिज्म में जमीन आसमान का अंतर है। तो उस तरीके का वो नहीं है कि एक जैसी मानसिकताएं भी जरूर है, पर यहाँ का शोषणवादी चीन है और वहाँ पर देश के लिए काम करने वाला रूस है। तो ये इन दोनों में बहुत अंतर है। तो वहाँ पर जो परिस्थिति सामान्य होती है वो भारत के पक्ष में रूस जाएगा, चीन के पक्ष में नहीं जाएगा। और रूस शांत बैठना पसंद करेगा, हथियार बेचना पसंद करेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट जहाँ होते हैं वहाँ व्यवसाय होता है। तो वो अपने व्यवसाय को रूस देखेगा, उसको पता है चीन की स्थिति अब क्या दुर्गति होने वाली है और सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ शिफ्ट होने वाली हैं। तो चीन का मेन मोटो तो यही है कि भारत में जो इतना इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, सारे काम हो रहे हैं, भारत जो इकोनॉमिक रूप से बढ़ेगा उसका चीन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो परिस्थिति यहाँ निर्मित नहीं होने देना चाहता कि इस देश में इतनी इंडस्ट्रीज आएँ और इस देश की तरक्की हो। तो उसका मेन उद्देश्य ये है। बाकी के छोटी मोटी चीज़ें ये एक अलग है, वो नज़रिया उसका अलग है, पर उसका टारगेट भारत के उद्योग धंधे हैं और उसका वो नहीं है।
आचार्य जी, ये माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है इस समय सर्वोच्च शिखर पर हैं, और ये भी माना जा रहा है कि चीन अगर किसी भी तरह की कोई हिमाकत करता है या भारत को जबरदस्त जवाब देता है, ऐसी स्थिति में भारत के पीछे अमेरिका खड़ा होगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका सबसे ज्यादा अगर कोरोना से प्रभावित अगर कोई देश है पूरे विश्व में तो अमेरिका है, और वहां पर श्वेत वर्सेस अश्वेत बहुत जबरदस्त जो है अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। काफी लोग उसमें हताहत भी हुए हैं, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि को और प्रभाव को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। वही डोनाल्ड ट्रंप जिनके जो संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत बेहतर समझे जा रहे हैं। यानी कि अमेरिका मौजूदा परिस्थितियों में अपनी आंतरिक दिक्कतों से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ भी होने, भारत और चीन के बीच में अगर संबंध बिगड़ते हैं, युद्ध के हालात बनते हैं, तो अमेरिका किस हद तक भारत का सपोर्ट कर पाएगा, या फिर वो इस मामले से खुद को अलग रखेगा? देखो, मैंने पहले कहा था कि कोरोना बायोलॉजिकल वायरस है, लेबोरेटरी में बनाया गया, जबकि इसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। चीन की हरकत थी। आज श्वेत अश्वेत का जो झगड़ा है ना, वो भी चीन के द्वारा कराया गया है। कुछ दिन के बाद, इस ग्रहण के बाद, अब ये समझ में अमेरिका को आ जाएगा कि ये झगड़ा भी प्रायोजित था चीन के द्वारा। तो जो गुस्सा भी ठंडा हो भी रहा है ना, वो वापस पनप जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चीन की सुटाई निश्चित है। आप घुमा फिरा मेरे से मत पूछो कौन जाएगा कहाँ जाएगा, वो तो उसका निश्चित है, लिखा हुआ है कि वो पिटेगा। तो वो आप कुछ उसमें नहीं कर सकते। नहीं, हम तो खुद चाहते हो पिटे, और ऐसा पिटे कि फिर दिखे झगड़ा, ये पूरी दुनिया में उसने झगड़ा कराया हुआ है। अभी रूस अभी लग जरूर रहा है चीन उसका दोस्त है, लेकिन 4 दिन के बाद रूस को खुद समझ में जाएगा कि चीन ने उसके घर में कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वापस रूस टूटने की पोजीशन पे आया। रूस अभी बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ नहीं है। अब जिस दिन पुतिन का शासन समाप्त होगा, उस दिन रूस वापस फुटपाथ पे आ जाएगा, क्योंकि पुतिन ने इस मामले में बहुत एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो इनको अभी नहीं होने देते हैं। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप की लग्न कुंडली में मंगल विराजमान है। ऐसे व्यक्ति शांत रह सकता है, लेकिन जब अपनी पे आता है तो ठोके बिना भी नहीं रहता वो। तो और चुनाव उसका नजदीक है। आज यदि उसको चुनाव जीतना है तो भी उसको इन सब चीजों को उठाना पड़ेगा। अन्यथा आज चीन पर यदि अटैक नहीं करता है तो सबसे फेलियर देशों में कोई दुनिया में गिना जाएगा, तो इंडिया नहीं गिना जाएगा, अमेरिका गिना जाएगा। तो वहां पर जो स्थिति है, ये वो भी समझ रहे हैं, और देश काल ग्रह की परिस्थिति स्थिति का भी इंतजार करना होता है। तो वो सब परिस्थिति अब बनना शुरू हो रही है। तो निश्चित रूप से चीन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह खड़ा होगा। पहले इकोनॉमिक रूप से टूटेगा, फिर शक्ति बल से टूटेगा, क्योंकि एक एक चीज से धीमे धीमे तोड़ा जाता है। तो वो स्थिति इसमें बनने वाली है। तो अभी आर्थिक रूप से टूटा है, सारी कंपनी वहां से भागेंगी, तो खुद ही क्या तनाव शुरू होगा, और अक्टूबर तक आते आते इस तरह की युद्ध की स्थिति बनेगी जिसमें कि उसको खुद ही शांति के साथ भागना पड़ेगा। अच्छा, ये पाकिस्तान का थोड़ा आचार्य जी बता दीजिए, क्योंकि चीन का तो हाल बेहाल होने वाला है। अब जब आका का हाल बेहाल होने वाला है, तो आका का जो गुर्गा है उसके क्या हाल होंगे? गुर्गे के हाल तो बुरे कि हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा तो पाक अधिकृत कश्मीर से लेना देना है। वहाँ हमें अपनी सत्ताएं पहुँचानी है, तो वहाँ हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, और वो हिस्सा हमारा होगा। पाकिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है, और हमें कभी भी वो गिफ्ट कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और बाकी पाकिस्तान बड़े पन पे मरे गिरे उठे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसी हम तो चाहते हैं समृद्ध बने, वो उसकी हरकतें समृद्ध नहीं बनने देती हैं। नियम से चल रहे वो नियम आपके ठीक नहीं है, और हमारी चीज दवाई हुई हमें वापस कर दो, इतना सा हमारा विवाद है। तो वो विवाद हल हो जाएगा बहुत जल्दी। जी, बस तिब्बत और अक्साई चीन भी आपने बोल दिया। हाँ, ये मौजूदा में तो खैर आचार्य जी, मेरी तरह काफी लोग इस समय सोच रहे होंगे कि आचार्य जी एक फेरी टेल सुना रहे हैं, कि लेकिन जिस तरह से पिछले अगर हम दर्शकों भविष्यवाणियों को देखें आचार्य जी की, आप यूट्यूब पर इंडिया फर्स्ट न्यूज के तमाम वीडियोस देख सकते हैं। देश विदेश के तमाम दर्शकों ने देखा है कि उनकी तमाम भविष्यवाणियां 100% सही निकली है। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर उठकर बोलूंगा कि भविष्यवाणियों से ऊपर उठकर भी अगर बात को देखी जाए, तो कहीं ना कहीं आचार्य राजेश ने जो बात की है वो भारत की है। वो बात हमारे देश की है, हमारी शान के लिए की है, हमारे आन के लिए की है। हमें किस तरह से समृद्धशाली बनना और आत्मनिर्भर बनना है। अगर कोई ये व्यक्ति इस बात को लेकर आपको जगा रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई इसमें शक शुबा करना चाहिए, या कोई आलोचना कटाक्ष टिप्पणी इस तरह के व्यंगों में पढ़ना चाहिए। आपको हतोत्साहित करने के लिए, नेगेटिविटी करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। आपको तय करना होगा कि आपको किस तरह से प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ाना है। अगर भारत इसमें इन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी विश्व के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस दौर में, क्योंकि हम जब तक
इस जीवन काल में है, तो हमारे इस दौर में हम अपने देश को, अपने भारतवर्ष को, अपनी जन्मभूमि को कितना ऊपर उठाकर जाते हैं, ये भी हमें देखना जरूरी होगा। क्या हमारे जीवन काल में हमने भारत को सर्वोच्च शक्ति बनाया? क्या हमने भारत की समृद्धि के लिए त्याग किया? जिस तरह से आचार्य जी ने अपील की है कि क्या हम छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं जो खरीदते हैं उसको खरीदना बंद नहीं कर सकते चाइना के? क्या हम कुछ समय धैर्य और धीरज नहीं रख सकते? कुछ समय विलासिता से दूर नहीं रह सकते? और ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, मजदूर से लेकर प्रधानमंत्री तक तमाम जो लोग हैं जिस देश में जन्मे हैं उन्हें ये करना ही होगा और हमें संगठित और मजबूत रहना होगा। इस सूर्य ग्रहण को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। तमाम ज्योतिषाचार्य और पंडितों से हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज के साथ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।